क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत अर्थात बिहार स्पेशल आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग 70 बीपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको करेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था इसको हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का बिहार के साथ क्या संबंध है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हम लोग देखेंगे 1908 में हुआ था, जिसे हम मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कहते हैं, इसे हमें देखना है। और बिहार में होम रूल आंदोलन को देखना है कि बिहार में होम रूल आंदोलन चलाया गया था तो उसके नेता बिहार में कौन थे और कौन कौन सा केंद्र बिहार में बना हुआ था। तो आज के जो आधुनिक बिहार का इतिहास है इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में बताऊंगा। और इन सारे जो है टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से मैं कराऊंगा जिससे आपका प्रैक्टिस बनी रहे और आपके सारे के सारे टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, क्या की गई थी, मैंने जो है किसने किया था, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप जाकर के वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें हम लोग बिहार में ये देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार के साथ उसका क्या संबंध रहा है। बिहार में जो है कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में हमें डिटेल में देखना है। जो ये आपका एक यहाँ पर आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 1885 का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये उसी का जो है ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया, फोटो दिखाया गया है जिसमें जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिहार से इसमें कोई शामिल नहीं था, ठीक है। तो याद रखना इसी के बारे में ये दिखाया गया है, तो इसी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास मैंने किया है। ये पहला अधिवेशन था जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे, ठीक है। लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में जो अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। तो लिखा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था तो उसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि शामिल थे। तो एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा कि कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो याद रखना पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे लेकिन कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जो है दादा भाई नेरोजी। तो कब हुआ था, ये 1886 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया दादा भाई नेरोजी थे। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो 31 प्रतिनिधि याद रखना जो है बिहार से शामिल हुए थे, जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का जो किस अधिवेशन में जो है बिहार के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो याद रखना दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे और ये अधिवेशन कहाँ हुआ मैंने बता दिया। लेकिन जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब उसके अध्यक्ष थे और वो बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष थे और वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उसी समय हुआ था। तो उस अधिवेशन में जो तीसरा अधिवेशन था उसमें बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो शुरू के 3 अधिवेशन के बाद हमें हमेशा याद रखना है कि बम्बई अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे तो बिहार का कोई नहीं था। दूसरे अधिवेशन में 31 लोग शामिल थे और जो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। और तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसमें बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि शामिल थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा फिर आपका। इसको बात अच्छे से आप इसको पकड़ बना करके आप याद कर सकते हैं। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो बिहार में 3 हुए थे, क्योंकि उस समय झारखंड तो अलग हुआ नहीं था तो 3 माना जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हुए थे, वर्तमान बिहार में तो 2 हुए थे। तो कैसे हुए थे एक एक करके हम बात करेंगे। तो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था ये 1912 में हुआ था। कहाँ पर, बांकीपुर पटना में हुआ था। लेकिन बिहार में आयोजित होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रघुनाथ नरसिंह मघोलकर थे। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का अगर पूछा जाए कौन सा अधिवेशन पहली बार बिहार में हुआ था तो 1912 का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रघुनाथ नरसिंह
मधोलकर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था। किस नंबर का अधिवेशन था? 27वां नंबर का अधिवेशन था। आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ये 27वां है, इसमें आप 10 जोड़ दीजिएगा तो 37वां अधिवेशन था। ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जो बिहार में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो बिहार के गया में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास याद रखिएगा, ये जो है इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और चित्तरंजन दास ने इसी अधिवेशन में 1922 के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था कि जो आपका ये क्या कहते हैं चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया। तब चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन से जो है इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था। और 1923 में स्वराज जो है पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ में। तो याद रखना, कांग्रेस की जो 2 अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन से? जो आज वर्तमान बिहार है उसमें हुए हैं कौन कौन से 2 अधिवेशन? पहला 1912 का अधिवेशन हुआ है, 27वां अधिवेशन, याद रखना ये बांकीपुर पटना में। और याद रखना दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ है। कहाँ पर? 37वां अधिवेशन गया में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इतनी बात को आपको अच्छे से याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। ये 53वां अधिवेशन था, याद रखना। तो अगर झारखंड अलग होकर के बात करें तो बिहार में 2 ही अधिवेशन हुआ है, लेकिन अगर झारखंड को ऐड करके बात करते हैं तो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। अगर उस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, रामगढ़ में, झारखंड उस समय था। और ये उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, जो रामगढ़ है, याद रखना ये जो है दामोदर नदी की उप नदी, एक सहायक नदी है, हर हरी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। तो ये हो सकता है क्वेश्चन खुदा न खास्ता ये भी पूछ दे कि जो आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वो किस नदी किनारे हुआ था? तो दामोदर की सहायक नदी है, हर हरी नदी के किनारे हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था जो 1940 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो 1940 के बाद ये भी याद रखिएगा 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं है। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रह गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। जो रामगढ़ से इनकी शुरुआत हुई थी अध्यक्ष पद से, वो लगातार अध्यक्ष पद 45 तक बने रहे। ये भी आपको इस बात को याद रखना है। तो रामगढ़ अधिवेशन अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में झारखंड में चला जाता है, लेकिन उस समय बिहार का हिस्सा था। तो बिहार में अगर देखा जाए उस समय के परिप्रेक्ष्य में तो 3 अधिवेशन हुए हैं। तीनों को अच्छे से याद रखना, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 53वां अधिवेशन। एक 1912 में, एक 1922 में और एक 1940 में। इसको अच्छे से याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना हुई थी वो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। और इसको अंजाम किसने दिया था? तो 2 लोगों ने दिया था, 2 क्रांतिकारी थे। एक का नाम था खुदीराम बोस और एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी था। वो दोनों किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। और अनुशीलन समिति अगर पूछा जाए ये कैसा संगठन था? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था जो बंगाल में था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 3 स्थानों पर की गई थी। इसको अच्छे से याद रखना, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 3 स्थान पर की गई थी। पहला मिदनापुर में की गई थी, 1902 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ढाका में इसकी एक शाखा खोली गई थी। इसके अध्यक्ष को, इसके जो स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो याद रखना पुलिन बिहारी दास, ये सर्वाधिक संगठित था। और तीसरा जो कलकत्ता में था यही सबसे ज़्यादा फेमस था। और इसी शाखा से जुड़े हुए थे कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। याद रखना 1902 में, याद रखना ये जो है सतीश चंद्र बसु जो है शेखर बकोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार ये मिलता है। लेकिन इसके जो 1902 में जो इसके संस्थापक जिसको माना जाता है इसके अध्यक्ष थे वो याद रखना तो प्रमथनाथ मित्र थे। इन्हें हम पी मित्र के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। ठीक है, इसके अलावा जतिन नाथ बनर्जी जिन्हें हम बाघा जतिन कहते हैं, और वलिन नाथ घोष जो है सुमित सरकार के अनुसार, तो अलग अलग जो किताबें हैं उनके अनुसार बता दिया गया जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। तो सुमित सरकार एक किताब है मॉडर्न इंडिया की, उनके अनुसार इन 3 लोगों ने मिलकर के जो है कलकत्ता में
अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, लेकिन शेखर बकोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार सतीश चंद्र बसु ने किया था 1902 में कलकत्ता में इसकी स्थापना। तो जो भी हो यहाँ एक साथ दे दिया गया, अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए, कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना बंगाल में 3 स्थान पे की गई थी, मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता में की गई थी, और तीनों के संस्थापक अलग अलग हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना, मतलब अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि क्या अनुशीलन समिति की स्थापना, एक शाखा की स्थापना बिहार में की गई थी कहाँ पर, पटना में की गई थी, और जो है कब की गई थी, तो 1913 में की गई थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो सचिन नाथ सन्याल ने किया था, ये याद रखना है। तो आपको इसी 2 लाइन से, 1.5 लाइन से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा कि पटना में इसकी स्थापना की गई थी, किस शाखा की, अनुशीलन समिति की, कब की गई थी और किसने किया था। इन तीनों बात को अच्छे से याद रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की सजा मिली थी। तो बनारस में इन्होंने जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का प्लान बनाया था। तो बनारस षड्यंत्र केस के तहत सचिनाथ सन्याल को काला पानी की सजा मिली थी, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन, और बंदी जीवन क्रांतिकारियों पे लिखी गई पुस्तक थी। इसमें जो है क्रांतिकारियों को कैसे आंदोलन चलाना है, क्या करना है, कैसे जो है अपनी घटनाओं को अंजाम देना है, तो उसके बारे में ये किताबों में इसमें ट्रेनिंग, एक तरह से ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी। तो बंदी जीवन कर पूछा जाए कैसी पुस्तक है, तो क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई पुस्तक है। इसके संस्थापक मतलब इसके राइटर कौन थे, तो सचिनाथ सन्याल थे। इन्हें काला पानी सजा किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी, तो यह भी याद रखना, बनारस षड्यंत्र केस के तहत। और याद रखना इन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली थी 1913 में, और याद रखना इन्हें काला पानी की बाद में सजा हो गई। तो इतने ही 3 लाइन से आपको जो है 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आपको एक तरह से रिवीजन लगातार होता रहेगा, और जब रिवीजन होगा लगातार तो आपके क्वेश्चन ये दिमाग में बैठे रहेंगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अगर पूछा जाए ये किस जो है क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। याद रखना किंग्सफोर्ड को इन्होंने मारने का प्लान क्यों बनाया, क्योंकि किंग्सफोर्ड पहले कलकत्ता में था। तो अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को फांसी की सजा और काला पानी की सजा दिया था, और उसका ट्रांसफर कलकत्ता से कहाँ हो गया था, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हो गया था। तो याद रखना मुजफ्फरपुर में जो है इनकी हत्या का प्लान बनाया गया था, किसके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो ये वहाँ से आए थे कलकत्ता से इनको मारने के लिए, किसको, किंग्सफोर्ड को। लेकिन किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का प्रयास तो किया, लेकिन बम भी फेंका इनके ऊपर, लेकिन जो है ये बच गए। तो इस बम किसके ऊपर गिरा, तो याद रखना एक जो है केनेडी थे, केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है उनकी गाड़ी पर बम गिर गया और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है उसमें कौन बच गया था, तो उसमें किंग्सफोर्ड बच गया था, यहाँ लिखा भी है। परंतु गलती से यह बम अंग्रेज जो वकील केनेडी की बग्घी पर गिरा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। तो याद रखना जो केनेडी थी इनकी पत्नी जो है इस स्वतंत्रता आंदोलन से अपना सहानुभूति रखती थी, और ये अंग्रेजों के जो है अत्याचार को जो है हमेशा विरोध करती थी और भारतीयों का समर्थन करती थी। लेकिन गलती से इनकी हत्या हो गई, और जो है ये आपका किंग्सफोर्ड बच गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया है। ये आपको याद रखना है, कब किया है, 30 अप्रैल 1908 को। और इन दोनों का संबंध किस संगठन से था, तो अनुशीलन समिति से था, ठीक है। इससे आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो ट्रेन में जो है इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या की थी, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। खुदीराम बोस के वकील कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। याद रखना खुदीराम बोस के वकील थे कालीदास बसु थे। इन्होंने बहुत सारा मतलब दलील देकर के बचाने का प्रयास किया, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। विशेष न्यायाधीश जो है कर्नाटक के समक्ष, तो अगर पूछा जाए कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा किसने दिया था, तो न्यायाधीश उसका नाम क्या था, कर्नाटक नाम था। कब दिया था, 9 जून 1908 से लेके 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई, और तब खुदीराम बोस को क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। तो याद रखना अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में जो है ये
फांसी की सजा किसको दी गई थी? तो याद रखना खुदीराम बोस को दी गई थी। और इस चित्र में आप देख सकते हैं ये वही स्थान है जहां खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये आज इसको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक जो है स्मारक घोषित कर रखा है, एक जो है पुरातात्विक क्षेत्र घोषित कर रखा है और यहाँ पर लोग जो है घूमने आते हैं, देखने आते हैं। और ये जो है आपका किसकी फोटो है? तो यह खुदीराम बोस की है। अब याद देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, खुदीराम बोस को जो फांसी सजा हुई थी वो कितनी एज में हुई थी? तो याद रखना, पहली बात तो फांसी कब हुई थी? तो याद रखना इनकी जो फांसी हुई थी वो 11 अगस्त 1908 को हुई थी। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर जो है 1889 को हुआ था। फांसी के समय इनकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष 8 माह 8 दिन इनकी जो है एज थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी अगर किसी को हुआ है तो याद रखना खुदीराम बोस को हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद कानूनगो का नाम आता है। ये पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 में भारत आए और कलकत्ता स्थित मणितल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था। तो याद रखना मणितल्ला जो है ये भी घटना किससे जुड़ी हुई है? तो याद रखना ये भी अनुशीलन समिति जुड़ी हुई है और अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे हेमचंद कानूनगो। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए थे? तो पेरिस गए थे, वहाँ से बम बनाने की कला सीख करके आए थे और जो है आ करके उन्होंने मणितल्ला बम जो मणितल्ला में एक जो है मकान लिया था, स्थान है वहाँ पे कलकत्ता में, मकान वहाँ पे एक किराए पे मकान लिया, वहाँ बम बना रहे थे। तब पुलिस ने जो है उस पर धावा बोला था, तो इसको मणितल्ला बम की घटना कहते हैं। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये किससे जुड़ा हुआ है? हेमचंद कानूनगो से जुड़ा हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो बिहार से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर यहाँ आगे बढ़ते हम लोग, आगे लिखा है शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बमकांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का लेख प्रकाशित करने के कारण जो है बिहार के किस जो है पत्रकार को जो है सजा दी गई थी? तो उसका नाम क्या है? शांति स्वरूप नारायण है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार में होम रूल आंदोलन को देखेंगे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन कौन चलाया, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में होम रूल आंदोलन कौन चलाया था। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है हमें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे हम बात बताएंगे कि जो है अगर देखा जाए तो पूरे भारत में होम रूल आंदोलन 2 लोगों ने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो बिहार में था। याद रखना तिलक का होम रूल का बिहार से कोई संबंध नहीं था क्योंकि उनका क्षेत्र यहाँ था ही नहीं। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है बिहार में होम रूल आंदोलन जो है किसका प्रसार था, तो एनी बेसेंट का था, ये याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं, याद रखना जो है पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसी जो है 2 लाइन से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा कि बिहार में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? तो बांकीपुर पटना में। कब की गई थी? 16 दिसंबर 1916 को। किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना पटना के बांकीपुर में ही होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये जो है मजरुल हक की जो है ये पिक है, फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में अब पूछा जाए कि पटना के अलावा और कहाँ पे होम रूल स्थापित किया गया था? तो याद रखना मुजफ्फरपुर में भी होम रूल आंदोलन स्थापित किया गया था और उसकी स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पटना में किसने किया था? मजरुल हक ने। और मुजफ्फरपुर में किसने किया है? तो जनकधारी प्रसाद ने किया है। तो यहाँ 2 बातें आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख केंद्र कौन थे, तो याद रखना जो है आपका बांकीपुर पटना और दूसरा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कौन था और पटना में कौन था, ये मैंने बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु जो है 25 जुलाई, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो ये बात याद रखना जो है 25 जुलाई 1918 को आई थी। किस लिए आई थी? तो होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि बिहार में एनी बेसेंट का ही होम रूल आंदोलन का क्षेत्र था, बाल गंगाधर तिलक का नहीं था। ठीक है, 2 केंद्र था, ये भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट
दोनों ने मिलकर किया था। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट में किसके होम रूल आंदोलन की शुरुआत पहले हुई थी, तो तिलक ने पहले किया था, एनी बेसेंट बाद में ने किया था। आगे देखो यहाँ लिखा भी है कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, अब आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन कहाँ से चलाया था, पुणे से चलाया था। कब चलाया था? 28 अप्रैल 1916 को। किस क्षेत्र में? तो पूना के बेलगांव नामक स्थान से होम रूल आंदोलन चलाया था। तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जोसेफ बप्तिस्ता थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलक के होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष कौन था। इसके अलावा तिलक ने जो है अपने होम रूल का प्रचार किससे किया था? तो मराठा और केसरी से किया था। तो केसरी भी इनका समाचार पत्र था। तो केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, जिससे इन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। अब पूछा जाए कि एनी जो है तिलक के जो है होम रूल का क्षेत्र कौन था? तो तिलक के होम रूल आंदोलन का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रदेश, बरार तक ये फैला हुआ था। तो इनका क्षेत्र सीमित था, ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट का क्षेत्र बड़ा था। तिलक के होम रूल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, धार्मिक जो है सामाजिक धार्मिक सुधार करना और धार्मिक सफलता को अपनाना था। ये जो है किसका उद्देश्य था? एनी जो है तिलक के था। अब आते हैं एनी बेसेंट का होम रूल की बात कर लें। और आपको ये भी याद रखना, ये जो एनी बेसेंट थी ये आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरलैंड की जो वहाँ पर भी होम रूल आंदोलन चलाया गया था, तो उसी की नकल की गई थी भारत में। तो अगर पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन पहली बार कहाँ चलाया गया था पूरे विश्व में, तो आयरलैंड में चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और भारत में 2 लोगों ने चलाया है। यहाँ लिखा है 1 सितंबर 1916 को मद्रास के अंडियार में इसकी स्थापना की थी। किसने? जो है एनी बेसेंट ने किया था। तो एनी बेसेंट का होम रूल बाद में बनाया गया था और तिलक का पहले बनाया गया था। तो 1 सितंबर 1916 को मद्रास के अंडियार में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय मद्रास के अंडियार में ही स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी, जबकि इनके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। ये याद रखना। तो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपनी पत्रिका कॉमन बिल और जो है आपका न्यू इंडिया के माध्यम से किया था। तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का क्या किया था? प्रचार किया था। इसके अलावा एनी बेसेंट ने पूरे भारत में 200 शाखाएं होम रूल आंदोलन की जो है खोल रखी थी। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र तिलक के आंदोलन के क्षेत्र को छोड़ के पूरे भारत में फैला हुआ था। तो बिहार में याद रखना होम रूल आंदोलन किसका फैला हुआ था? तो एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना, स्वराज की प्राप्ति करना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से ही जुड़े थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जो है किसके होम रूल से जुड़े हुए थे, तो एनी बेसेंट से जुड़े हुए थे। ये आपको याद रखना है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं सबसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हमने जो है 3 टॉपिक को कवर किया है। इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।